देखो बेटा, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं क्लासेस ऑफ कंपनीज की, तो थोड़ा सा मैंने एक सॉर्ट आउट किया आपके लिए। आप देखेंगे देयर आर 5 टाइप्स। हमने क्लासेस ऑफ कंपनीज को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। उससे इजीली आपके सामने पहले तो एक पूरा फॉर्मेट आ गया कि भाई कितनी तरह के हमारे पास कंपनीज हैं, उनको कैसे कैसे डिवाइड किया। देखो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कह रहे हैं ये। जूम कर दो। बस बेटा बस। सबसे पहले आप देखो बेटे, हम लोगों ने पहले काफी पढ़ा भी हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लायबिलिटी। अगर मैं लायबिलिटी के बेस पर देखूं तो कंपनीज हमारी क्या होती हैं? लिमिटेड लायबिलिटी के साथ चलती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स में, लिमिटेड बाय गारंटी में, और अनलिमिटेड। ये हमारे पास जहां बात आ रही है लायबिलिटीज को लेकर, पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसे, लेकिन इन ब्रीफ है सिंपल सा कि अगर लायबिलिटीज लिमिटेड की बात की जाए, लिमिटेड टू शेयर्स, तो लिमिटेड टू शेयर्स क्या होता है कि जितना आपने शेयर का कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया या जितने आपने शेयर्स लिए तो आप उसके लिए लायबल होते हैं। उसमें भी कौन से अमाउंट के लिए रह जाते हैं लायबल? जितना आपका अनपेड अमाउंट है। जबकि लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी का मतलब क्या होता है कि आपके शेयर होल्डर्स ने आपको गारंटी दी, अगर आप कंपनी है या कंपनी को शेयर होल्डर्स ने गारंटी दी है कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, ये वाइंडिंग अप के केस में आती है कि अगर कंपनी को जब भी जरूरत पड़ेगी वाइंडिंग अप के टाइम पर हम इतना शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे टू पे ऑफ द लायबिलिटीज। अनलिमिटेड के अंदर ये भी शेयर होल्डर्स की तरफ से बताया जाता है कि हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी इन केस जितनी भी कंपनी की लायबिलिटीज हैं, जितने भी डेफिसिट्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए फिर इन शेयर होल्डर्स को कॉल किया जाएगा विदाउट एनी लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड तक वो लोग जाएंगे। फिर आती है बात ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स कौन होते हैं? हमारे शेयर होल्डर्स। तो देखो क्या कह रहा है, आपके पास एक नई फॉर्म आ गई है, 1% कंपनी आ गई है। सुना है आप लोगों ने ये 1% कंपनी, है ना? उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड सबने सुना हुआ है और पब्लिक लिमिटेड सबने सुना हुआ है।
1% कंपनी के अंदर आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन एक मेंबर से करा सकते हैं, प्लस एक नॉमिनी होना जरूरी है, बस नॉमिनी होना जरूरी है और कुछ नहीं। वो भी सिर्फ नॉमिनी है, उसका कोई मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। कंट्रोल सारा कौन करेगा? जो उसका मेन है, जो उसने इनकॉर्पोरेट किया है, वही अपने आप में होलसेल डायरेक्टर, मैनेजर, सब कुछ वही होगा। ठीक है। प्राइवेट के बारे में याद है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। सब और पब्लिक के बारे में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। बात आती है फिर कंट्रोल के बेसिस पर। आपको ऐसे ही याद रखना है कि सबसे पहले लायबिलिटी के बेसिस पर, उसमें कितने टाइप्स हैं? 3। कौन कौन से? क्योंकि कभी कभी टाइप्स ऑफ कंपनीज देखो नाम से हमें क्लियर होती है, अगर हमें नाम भी पता हो तो लिखने में आसानी रहती है। सेकंड नंबर पे आ गई आपकी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। तीसरा कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एक होती है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के बारे में कहा जाता है अगर आपने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए तो उस कंपनी का सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आपके हाथ में आ गया। डायरेक्टर्स के बेस पर भी एक ऑप्शन है इसके अंदर, 2 ऑप्शन के साथ होल्डिंग कंपनी की क्रिएशन बताई जाती है। दूसरी कंपनी इसके सामने कहलाती है कौन सी? सब्सिडियरी कंपनी। ये कौन सी कंपनी हुई? जिसका कंट्रोल आपने लिया हुआ है अपने हाथ में, दैट इज कॉल्ड सब्सिडियरी कंपनी। फिर आती है बात एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का जो पर्पस है उसमें क्या है कि आपके पास उसका एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया। होल्डिंग में तो 50% से ज्यादा है, इसमें मानकर चला जाता है कि आपके पास एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, आपके पास एक बहुत अच्छा खासा पोर्शन ऑफ शेयर्स आपके पास आए, आपके पास पोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स इसके अंदर आपके पास होता है। बाकी इसका ये नहीं है कि कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला जाएगा, सिर्फ एक बहुत बड़ा पोर्शन जो आगे जाकर डिसीजन लेने में इन्फ्लेक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। आप लोग बड़ा सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, जो लोग शेयर मार्केट में बच्चे आजकल करना शुरू कर दिए हैं तो देखते होंगे 2 तरह की कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। पीछे भी हम अनलिस्टेड कंपनी का जिक्र भी कर रहे थे बात। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का जिक्र क्या था और कहाँ जिक्र आया था उसका? अनलिस्टेड कंपनी का, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं पढ़ रहे, रिवाइज नहीं कर रहे। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का जिक्र आया था अभी पीछे एलएलपी के अंदर। ये चीजें याद रखो। लिस्टेड कंपनी वैसे बताया था, लिस्टेड कंपनी के बारे में कहा जाता है जो कंपनी के शेयर्स या कोई भी उसकी सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटीज अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, तो उसको कहा जाता है लिस्टेड कंपनी। ये भी बोल सकते हैं जो सेग्रीगेटर आते हैं लिस्टेड कंपनी आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपका कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी टाइप की सिक्योरिटी कम से कम लिस्टेड होनी चाहिए, तब होगा। ठीक है, अभी सेबी वाला आएगा वो बताएंगे आपको। फिर आती है हमारी इसके बाद अदर कंपनीज। इसके अंदर इन्होंने बहुत कुछ मर्ज कर दिया सारा अदर कंपनीज के अंदर ही। क्या क्या देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी तो हम जानते ही हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या दोनों का या दोनों के साथ किसी उसकी इनकी अपनी सब्सिडरी का एक मिक्सचर 51% शेयर कम से कम होल्ड करता। फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है। फिर इनको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनीज, एनपीओ सेक्शन 8 के नाम से जानी जाती है। वो कंपनी जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हुई तो इनको बोला ही जाता है कौन सी कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी। 2013 के अंदर ही हो गया, पहले कोई दूसरा सेक्शन। फिर आती है बात डोरमेंट। हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, इनकॉर्पोरेशन करा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं रहे। हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया फॉर द टाइम बिंग कि फ्यूचर में काम शुरू करेंगे, तब तक के लिए क्या कहलाती है? डोरमेंट। निधि क्या होता है? निधि निधि नाम भी है वैसे, निधि क्या है? निधि का मीनिंग क्या है?
पैसा, पूंजी, जमा पूंजी। एक्चुअली निधि कंपनीज बनाई जाती हैं इस तरह की कि आपस में, जैसे हम लोगों ने एक निधि कंपनी फॉर्म की तो हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाई जाती है। हाँ, बैकवर्ड एरियाज कहीं भी बना दो, ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ बैकवर्ड एरियाज, हम भी बना सकते हैं। दिल्ली में रहकर निधि कंपनी बना सकते हैं। हमने मान लीजिए 100 लोगों ने एक बना ली, निधि कंपनी फॉर्म कर ली, और उसको फॉर्म करने के बाद हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसमें बकायदा इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ चलता है। बिजनेस कंपनी बिजनेस की तरह से चलती है पूरे, बट टू सपोर्ट, टू हेल्प द मेंबर्स। वो थोड़ा अलग रजिस्ट्रेशन हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। निधि अलग है, इसमें पैसे का लेन देन है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कंसेप्ट थोड़ा सा लोगों के साथ एक सोशल वेलफेयर भी चलता है। इसमें सोशल वेलफेयर एक लिमिटेड एरियाज में चलता है अपने ग्रुप के मेंबर्स के लिए। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, खतरनाक नाम है इसका, निकनेम तो खतरनाक है। हाँ हाँ, मतलब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बारे में बताएंगे। जैसे फेडरेशंस होती हैं कुछ, है ना, फिक्की है, और भी कई चीजें हैं। इनका काम किस तरीके का वो डिस्कस करेंगे। पीएफआई आपने सुना होगा ना, मैंने कहा निकनेम थोड़ा सा खतरनाक है इसका। तो बेसिकली अगर आप देखें तो टोटल हमारे पास ये 5 फॉर्म्स हैं। इन 5 फॉर्म्स के अंदर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। ये नाम हल्के से आपको पता रहने चाहिए। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर सेक्शन 2 इनकी डेफिनेशंस है, लेकिन कुछ थोड़े से अलग भी हैं, ये आपको ध्यान रखना। अनलिस्टेड कंपनी का कोई सेक्शन नहीं है, वो मतलब जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड मानी जाती है। जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड हो गई, तो इसलिए उसके पास कोई सेक्शन नहीं है, वो लिस्टेड वाले सेक्शन के साथ ही बन जाती है। आप इसमें देखेंगे तो डोरमेंट कंपनी जो है वो सेक्शन 455 में डिफाइंड है। निधि कंपनी सेक्शन 406 में डिफाइंड है। ये दो कंपनीज ऐसी हैं जो सेक्शन 2 के अलावा अलग से डिफाइंड है। ठीक है जी, करें स्टार्ट आ गया। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटे मेहनत मैंने अच्छी कर दी है इसमें, आप लोगों को कोई नोट्स इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, काफी है। जो जरूरत का नहीं था वो मैंने काट दिया है। इसमें बुक में बहुत रेपिटेशंस हैं, रेपिटेशंस मैंने हटा दिए हैं। आप लोगों के लिए मैंने मेहनत इतनी कर दी है कि आपके लिए एक ब्रीफ नोट हो जाएगा ये अपने आप। बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ। मैंने कोशिश की है कि जहाँ पर इनको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दें, एक एक पॉइंट अगर याद हो जाता है तो और भी थोड़ा इजी हो जाता है। पूरा पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट याद करने की जरूरत है। एक पॉइंट याद करके कभी कभी दिमाग में एकदम से लिंक बनने शुरू हो जाते हैं, पैराग्राफ का दिक्कत हो जाती है। देखो सबसे पहली बात वही कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स में जैसे मैंने आपको हिंट दिया कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे। रजिस्ट्रेशन में, इनकॉर्पोरेशन में जब आप अपना करते हैं, आपने शेयर्स लिए, मेंबर हो, जो मेंबर्स हैं वो क्या गारंटी दे रहे हैं यहाँ पर लिमिटेड बाय शेयर्स में? जो नॉर्मल कंपनीज हैं, जो अब तक आप कंपनीज पढ़ते रहे हैं, 12th में जो क्वेश्चंस करते रहे हैं, वो आपने वही नॉर्मल कंपनीज पढ़ी। लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, मेंबर्स ने 1 लाख शेयर्स खरीदे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। आपकी लायबिलिटी कहां तक है? पहली बात नॉमिनल वैल्यू तक, शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू तक। दूसरी बात, उस नॉमिनल वैल्यू में भी वॉट एवर यू हैड ऑलरेडी पेड, वो आपकी लायबिलिटी से हट गया। जो अनपेड अमाउंट है सिर्फ वही आप उसके लिए लायबल रहे। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड। ये सब कहां डिफाइंड होता है? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। टू द अमाउंट अनपेड। अगर 100 रुपए का शेयर है, आप 80 रुपए दे चुके हैं, तो आपका सिर्फ लायबिलिटी कहां तक फिक्स्ड है? 20 रुपए। आपसे कंपनी उससे ज्यादा नहीं मांग सकती। अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम।
आपके पास 100 शेयर्स हैं, 20 रुपए के हिसाब से कितना मांगेगी आपसे कंपनी? 2000 रुपया। इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। आ जाओ, हमने इसमें एक छोटा सा पॉइंट बनाया अलग से। अगर कंपनी को अपने डेट्स पे ऑफ करने हैं तो तब भी क्या आपसे कंपनी इमोशनली या फोर्सबली या किसी और प्रेशर में आपसे ज्यादा पैसा मांग सकती है? नो, नॉट एट ऑल। फॉर मीटिंग ऑफ डेट्स you have to contribute only whatever the amount pending on your side. You can't and you cannot be asked to pay more than that. तो लिखा गया है देखो, फॉर मीटिंग द डेट्स ऑफ द कंपनी द शेयरहोल्डर मे कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट ओनली द अमाउंट विच रिमेन्स अनपेड। ठीक है, घुमा फिराकर वही बातें बोलते रहेंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एक बार डेफिनेशन दे दिया तो फिर हम कुछ और क्या कह सकते हैं। कब की बात कर रहे हैं? फॉर मीटिंग डेट्स ऑफ तक आपसे ज्यादा पैसा नहीं मांगा। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? द एक्सटेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ शेयर होल्डर्स एज को ऑनर इज मेजर्ड बाय हिज शेयर होल्डिंग्स। जितने आपके पास शेयर्स हैं, आपके पास उतने शेयर्स की ऑनरशिप है। ऑल मेंबर्स आर डीम्ड टू बी द ऑनर ऑफ द कंपनी, और आपका शेयर कितना होगा? जितने आपके पास शेयर्स। अगर आपके पास 10% शेयर है तो आपकी ऑनरशिप वहां पर 10% स्टेक में है। अगर आपके पास 80% शेयर है तो आपकी ऑनरशिप कितने परसेंट स्टेक में हो गई? 80%। दिस इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। जैसे इसमें मैंने बताया, आप यहां पर क्या मेंशन करेंगे कि भाई अगर शेयर होल्डर्स ने गारंटी ली कि आई विल पे ₹10 lakh at the time of when company in need during the process of winding up। कंपनी का वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो आई कैन शेयर अप टू ₹10 lakhs, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आपके पास ये शेयर, आपने पैसा अभी तक नहीं दिया है तो इसके अगेंस्ट डिविडेंड कुछ नहीं आता। ये ध्यान रखिएगा, मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, क्योंकि आपने शेयर इन्वेस्ट ही नहीं किया तो कहां से डिविडेंड आएगा? आपने सिर्फ गारंटी दी है, और वो गारंटी किस टाइम पर है? वाइंडिंग अप के टाइम पर। तब तो डिविडेंड वैसे ही नहीं मिलना, तब तो डिविडेंड वैसे ही नहीं मिलना, बल्कि आपकी जेब से पैसा जाना है, आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलना। हाँ जी, दे क्यों रहे? देखो, मैंने ये नहीं कहा कि आपके पास दूसरी तरफ शेयर्स नहीं होंगे। आप दूसरी तरफ आपके पास नॉर्मल शेयर्स हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप गारंटर बन रहे हैं। आपके इमोशंस होते हैं, आपके इंटरेस्ट होते हैं कंपनी के अंदर, वो दे सकता है, दे कोई भी सकता है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। किसी का इंटरेस्ट है टुवर्ड्स नेशन, आर्मी में क्यों जाते हैं गोली खाने? 21 साल का बच्चा ज्वाइन करता है, ज्वाइन करते ही अगले दिन शहीद हो जाता है। हाँ हाँ, उसके कुछ नहीं। मैंने भी आपको क्या कहा बेटा? देखो देखो, ये मैंने क्या कहा, दिस इज, ये भी तो है ना, नहीं है कि नहीं ये चीज? आपने अपने दोस्तों को बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के खिलाया पिलाया होगा कभी ना कभी, तो फिर है क्या? कुछ है नहीं, कुछ बदले में कुछ आता है क्या? अभी मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज थी 7 days के लिए, तो मेरे नेबर्स किसी ने ड्यूटी मान ली कि हाँ जी लंच देकर जाएगा, किसी ने ड्यूटी मान ली कि डिनर देकर जाएंगे। मेरे से पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, और जैसे इन रिटर्न हम कुछ रख भी रहे हैं उनके बॉक्सेस में तो वो गुस्सा कर रहे हैं। तो वो चीजें हैं, ये बेटा इसका खेल है। आप जब गारंटी दे रहे हैं तो वो उसके पीछे कुछ भी, मैंने कहा इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं कह रहा, आपका इंटरेस्ट। तो क्या कह रहे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अ कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द, ऊपर भी एमओई था, यहां पर भी एमओई आ रहा है, सच अमाउंट एज द मेंबर्स अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है?
मेंबर्स कह रहे हैं कि हम गारंटी ले रहे हैं, कंपनी तो फोर्सबली डाल नहीं सकती। मेंबर्स अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, मेंबर्स कह रहे हैं कि आई विल कंट्रीब्यूट। सुन लो फिर वही बात, मेंबर्स कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू अंडरटेक गारंटी कि भैया पैसे मैं दूंगा कुछ भी होगा तो, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग। तो मेन बात क्या याद रखनी है कि मेंबर्स अंडरटेक कर रहे हैं टू कंट्रीब्यूट, और किस पर्पस के लिए, बाइंडिंग अप प्रोसेस के लिए। गारंटी क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, उसको लायबल ठहराया जाएगा। गारंटी का मतलब क्या है, और क्या, कंपनी इसको सू करेगी, आजा बेटा पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी जो गारंटी के, उसकी गारंटी के बेस पर बहुत लोगों ने इंटरेस्ट उस पर ट्रस्ट किया है। ही विल बी मेड लाइबल, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। अब मंदिर वाला एग्जाम्पल चैरिटी में था, जबकि चैरिटी कहीं पर आ ही नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ले आए उसको कि भैया ये लीगल एक्शन बन जाएगा। हाँ जी बेटा, अब वो क्या कह रहा है, इट मीन्स द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ गारंटी कंपनी कहां तक लिमिटेड है, स्टिपुलेटेड अमाउंट, जितने की आपने गारंटी दी उसको क्या बोलते हैं, स्टिपुलेटेड अमाउंट, क्योंकि वो मेंशन होगा। अगर आप एमओए पढ़ेंगे तो एमओए में मेंशन होगा, बार बार जब एमओए का जिक्र आ रहा है तो ये एमओए के अंदर मेंशन होता है। और ये एमओए और एओए लीगल डॉक्यूमेंट से बेटा, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो कह रहा हूँ मेंशन होता है पेपर्स में। मैं मेमोरेंडम पढ़ने के बाद आपके साथ डील कर रहा हूँ, तो मेरी नोटिस में कहीं ना कहीं है कि आप लोगों ने गारंटी दी है, आप पीछे नहीं हट पाएंगे। और उसके पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे नहीं कि आपने मुझे आने कहा अरे सर कोई चिंता नहीं आप बिजनेस करो मैं खड़ा हूँ पीछे, ना, लिखित में दो, एफिडेविट साइन कराओ, सब कुछ होता है, बॉन्ड साइन होता है, ऐसा नहीं है। वो तो आपने पढ़ा ही होगा, डायरेक्टर तरफ से साइन करना पड़ता है ना। सेकंड क्या कह रहा है, मेंबर्स में बी कॉल्ड अपॉन टू डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी ओनली, कब, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ, उससे पहले आपको इस चीज के लिए 1% नहीं टोका जाएगा। जहां वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कंपनी विल स्टार्ट कॉलिंग कि सर आइए आपकी प्रेजेंस की जरूरत है। पर्सन ही नहीं रहा तो उसके लिए मेंशन करना पड़ेगा, जब उसके डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह लगेंगे तो उस हिसाब से फिर अमेंडमेंट्स किए जाएंगे बेटे। एमओए के अंदर अमेंडमेंट का प्रोविजन होता है, नहीं रहा तो फिर तो आप उसके बच्चों को तो ठहरा नहीं सकते। ठीक है, आगे आ जाओ। It is clear from the definition the guarantee of the guarantee company that it does not raise its initial working fund from its members। यानी गारंटी का मतलब क्या है, अगर कंपनी को डे टू डे रनिंग की जरूरत है तो आप गारंटी जिसने दी है उससे नहीं मांग सकते, उसके लिए तो आपको नॉर्मल शेयर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गारंटी वालों ने तो क्या कहा है, हम तो कब देंगे, बाइंडिंग अप के टाइम पर। आपको वर्किंग प्रोसेस के लिए जरूरत है तो भैया स्टार्ट योर समथिंग एल्स, हम तो गारंटी दे रहे हैं बाइंडिंग अप के टाइम पर, और उसी वक्त आपकी लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मल्लू, बड़ा करो, अच्छा ऊपर, एक बार जरा इसे पढ़ें क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या डायरेक्शन दी है, इस केस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार पढ़ें। The Supreme Court has laid down the right of a guarantee company to refuse to accept the transfer by a member of his interest। इन्होंने कहा अगर ये कहीं पर हमारे मेमोरेंडम्स में, आर्टिकल्स में कहीं पर अगर मेंशन नहीं है तो ये इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता। नॉर्मल शेयर ट्रांसफर हो सकता है, अभी मैंने क्या कहा था, आपने क्या ना कि मर गया तो मैंने क्या कहा, उसके जो लीगल ईयर्स हैं वो साइड हो गए, मेमोरेंडम में अमेंडमेंट की सख्त जरूरत पड़ जाएगी। कंपनी ऐसे लोगों का खास ख्याल रखती है, ऐसे लोगों का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी ऊंच नीच हो गया तो हमें फटाफट उसमें
अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, ये जो सरोज मल्लू है ये एक लेडी है और ये इसकी वाइफ होती है नरेंद्र कुमार की। अगेंस्ट क्यों चला गया बता रहा हूं। नरेंद्र मल्लू ने शेयर ट्रांसफर कर दिया, अपना इंटरेस्ट जो था ट्रांसफर कर दिया सरोज मल्लू के नाम पर। कंपनी चली गई केस में, हाँ कंपनी केस में नहीं, कि कंपनी ने मना कर दिया, रिजेक्ट, ट्रांसफर नहीं हो। एक्चुअली दो पार्टी हो गई ना, नरेंद्र अलग हो गई सरोज अलग हो गई, तो पार्टी तो दो हो गई। नरेंद्र ने केस किया सबको पार्टी बनाकर, ये सरोज मल्लू एंड अदर्स है इसमें। एक्चुअली अदर्स के अंदर कंपनी भी आ गई, सरोज मल्लू भी आ गई, बनाना पड़ता है, ये केस है। एक्चुअली तरीका यही है। आप घरों में अगर देखेंगे तो घरों में ना कई बार दो भाइयों में आपस में झगड़ा है, एक भाई दूसरे भाई के अगेंस्ट जब केस डालता है तो बाकी भाइयों को भी लपेटना पड़ता है। प्रोसेस है, प्रोसेस है, उनको बुलाना पड़ेगा। वो कोर्ट में आकर ये बोल सकते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें इस केस से खत्म किया जाए। दोनों भाइयों का आपस का झगड़ा, हमारी जय श्री राम, वो उनके एफिडेविट्स लग जाएंगे, वो पार्टी से बाहर हो जाएगी। ये तरीका है। लेकिन एज पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जज पहले ही पूछ लेगा, और कितने भाई हो, तो पूछेगा वकील से बाकी का क्या स्टेटस है, तो फिर बताना पड़ेगा। अब जब हमने पहले लिख दिया और वो पहले आकर खत्म कर दिया उन्होंने अपना मैटर, तो एफिडेविट लगने के बाद कहानी खत्म हो गई। एफिडेविट ना भी लगे, जज साहब के सामने स्टेटमेंट हो जाती है, जज साहब स्टैंप लगवा देते हैं, साइन करा लेते हैं, काम खत्म, वो पार्टी बाहर हो जाती है, फिर उनके साथ का कोई लिंक नहीं रहता। यहाँ पर भी उनको पार्टी बनाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, लेकिन मेंशन ये हुआ, पढ़ लो जरा एक बार। लिमिटेड बाय शेयर्स का केस था, मेंबरशिप ऑफ अ गारंटी कंपनी में प्रिविलेज मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। जो कह रहा है कि जो गारंटेड का केस है, यहाँ पर कंपनी के पास अलग तरह के प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये कंडीशन मेंशन नहीं है कि ये ट्रांसफर किए जा सकते हैं, तो हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो यहां पर उसने साफ साफ मना कर दिया था। तो ये नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस मिसेस सरोज मल्लू एंड अदर्स का केस था, जिसमें नरेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपना शेयर ट्रांसफर किया था सरोज के नाम पर, लेकिन कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नो दिस ट्रांसफर विल नॉट बी वैलिड, हम इसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैटर कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने कहा कंपनी ठीक कर रही है कि अगर कंपनी के मेमोरेंडम से मेंशन नहीं है वो कंडीशन, तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ अगर मेंशन होता तो कर सकते। गॉट दिस पॉइंट? क्लियर ये पॉइंट? आ जाओ जी। अनलिमिटेड कंपनी किसमें क्या लिखा है? लेटर का मतलब क्या है? उससे ऊपर पढ़ो, दो कंपनी का जिक्र है, उसमें से लेटर कंपनी वो वाली है जो नॉर्मल वाली है, पढ़ो। इसलिए मैंने हटा दिया, मुझे पता था कंफ्यूज होंगे, मैंने इसलिए हटा दिया। आपको उसमें पूरा 100% कह रहा हूँ, 99.9 नहीं कह रहा, 100% कह रहा हूँ। आप इससे देख लोगे तो जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है इसके अलावा। मैंने वही किया बेटा जानबूझकर, ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, गारंटेड आप काट सकते हो उसको, आंख बंद करके सिर्फ इसको आप पढ़ना लगा, आंख खुली रखकर, बाकी को एकदम काट दो। वो जो लेटर वर्ड होता है ना कि दो कंपनी का डिस्कशन कर रहा है ऊपर। हाँ जी बेटा, बड़े आगे। अनलिमिटेड कंपनी, अभी तक हमने पढ़ लिया क्या क्या? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अब हम पढ़ रहे हैं अनलिमिटेड। ये साथ साथ कंपेयर करते हुए चलना, जिससे दिमाग में याद रहे। मेरा इंटेंशन ये है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कर जाओ, जिससे घर पे एक रिवाइज किया तो याद हो जाए। अब बेटे अनलिमिटेड कंपनी के बारे में क्या कहा जा रहा है? अ कंपनी रजिस्टर्ड विद नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर कि मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। इन सच कंपनी, फर्स्ट पॉइंट देखो कितना अच्छा है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। बट ऑब्वियसली अगर मैं मेंबर नहीं रहा तो क्या मेरी लायबिलिटी रहेगी? सेकंड,
The liability of each member extends to the whole amount of company's debts. Unlimited कह दिया है, जो पकड़ में आ गया उसी को पकड़ लो भैया, सारा पैसा दे, जब जो भी पकड़ में आ गया। अब उसने दे दिया, उसको भी कुछ प्रिविलेज मिलेगा। फिर क्या कह रहा है, एंड लायबिलिटीज, बट ही विल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर। जैसे अभी क्या होता है, मान लीजिए मैंने हाथ खड़े कर दिए, सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो जो मान लीजिए XYZ पकड़ में आ गया, जिसके पास पैसे हैं उससे तो पहले पैसे दिलवा के कंपनी के टैक्स खत्म करवा दिए, उसको ये कह दिया कि अब आप बाकियों से पैसे मांग सकते हो, कंट्रीब्यूशन जो उनका बनता है। फिर क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट, द ऑफिशियल लिक्विडेटर। क्या होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर, यानी लिक्विडेशन पर आ गए हम, बाइंडिंग अप पर आ गए हैं, कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड होता है, इसलिए मैंने उस पर फोकस किया। वर्ड याद रखना है, ऑफिशियल लिक्विडेटर, आप इसमें कुछ और यूज नहीं कर सकते, कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड होता है, ये अपने आप में पढ़कर आप समझ जाएंगे, और अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो लिख सकते हैं। मे कॉल द मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द लायबिलिटीज एंड डेट्स ऑफ द कंपनी व्हिच कैन बी अनलिमिटेड। लिक्विडेटर उनको भी पकड़ना है, लिक्विडेटर ऊपर भी पकड़ेगा, किस केस में, गारंटी के केस में, और यहां भी पकड़ेगा। क्लियर, कोई डाउट है? तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी क्लियर, तीन तरह के केसेस है। आ जाओ जी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, 1% कंपनी, एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना बेटा। 1% कंपनी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, छोटी 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 बहुत सारी चीजें हैं, एकदम नया कॉन्सेप्ट है बेटा। हाँ अच्छी बात है, अब थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से है। 11th में तो एक सरसरी तौर से पढ़ाया गया होगा, हाँ बिजनेस स्टडीज तो एक अलग चीज होगी ना, ये लॉ है, उसमें तो बताया गया होगा कि 1% कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन एक ही कंपनी के थ्रू हो सकता है, उसके पास कॉर्पोरेट स्टेटस आ जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है। सुन रहे हो, सुन लो, अगर आप समझे 1% कंपनी की कॉर्पोरेट बॉडी हो गया, इसका मतलब उसकी भी लिमिटेड लायबिलिटी हो गई, है ना। फिर क्या हो गया, अकेला वही होगा इसके अंदर। फिर मैंने इसमें भी ऐड कराया कि एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉमिनी को लेकर कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो वन बाय वन करते हुए चलते हैं। क्या कह रहे हैं, a new class of company is introduced which will be incorporated by a single person। ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी एक ही पर्सन से। सोल प्रोप्राइटर का इनलार्जमेंट हो गया, सोल प्रोप्राइटर को एक तरीके से कॉर्पोरेट क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये लिखा भी मिलेगा शायद कहीं वर्ड। क्या कह रहा है, 1% कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, ये अच्छा वर्ड है, याद रहेगा। यानी 1% कंपनी सोल प्रोप्राइटर्स को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कॉर्पोरेटाइजेशन। ऑब्वियसली सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई अभी जैसे मैंने बोला, और उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड हो गई, जबकि प्रोप्राइटरशिप में उसकी लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड। थर्ड पॉइंट, प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिए, यानी जहां हम कंपनी की कॉर्पोरेशन कराते हैं, इनकॉर्पोरेशन करते हैं प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड की, उसकी थोड़ी सी टफ है, इसके अंदर सिंप्लीफाइड कर दें, ये प्रैक्टिकली समझ में आएगा। अभी आप इतना सा याद रखो कि सिंप्लीफाइड कर दिया गया, क्या, प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन कंपैरिजन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ कंपनी। अंडर सेक्शन 3(1)(c) क्या कह रहे हैं, OPC इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। ये पॉइंट बहुत टेक्निकल है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन वैसे ही पूछा जा सकता है छोटा सा, कि क्या OPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप बोलेंगे यस। अभी आएंगे, अभी जब खत्म हो जाएगा तब पूछना, मैं हो सकता है मैं पढ़ाते पढ़ाते ही सारा क्लियर कर दूं, अभी पूछो मत क्योंकि आगे का पॉइंट पूछ रहे हो आप। ये क्लियर हो गया, OPC को प्राइवेट लिमिटेड कहा जाएगा अंडर सेक्शन 3(1)(c). आगे क्या कह रहे हैं, सुन ले बेटा, कॉर्पोरेट कंपनी है बट ऑब्वियसली मेमोरेंडम इसके भी बनेंगे,
देखो सीक्वेंस ऐसे याद करनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है तो मेमोरेंडम इसके भी बनेंगे। जब मेमोरेंडम बनेंगे तो क्या कह रहा है, मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन नोन एज नॉमिनी। इसके अंदर कोई और पर्सन तो होगा नहीं, तो वैसे प्राइवेट लिमिटेड बन जाएगा फिर तो। जो दूसरे पर्सन का नाम देना है, जो मैंने कहा जैसे आप कह रहे थे, तो अब वो बता रहा है इसका आंसर। इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ, सब्सक्राइबर कौन था, जो मेन मेंबर था, उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा था आपने। फॉर द टाइम बिंग जो नॉमिनी था, नॉमिनी को पकड़ा दिया जाएगा, नॉमिनी को बिठा दिया जाएगा उसकी चेयर पे, ले भाई बैठ संभाल। तो क्या कंपनी डूबी? नहीं डूबी। नॉमिनी चाहे तो बंद भी कर सकता है, नॉमिनी चाहे तो कंपनी को बंद कर सकता कब? जब डेथ हो जाएगी तो बन गया वो, उसके पास चार्ज आ गया सारा, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि अगर वो चाहता है कि मैं मेंबर ना बनूं तो बंद करना पड़ेगा, इसीलिए तो उसे बिठाया गया है, इसीलिए उसे बिठाया गया है। हो सकता है ऑनर के बच्चे छोटे हो, माइनर हो, इसमें नीचे माइनर का जिक्र भी है, तो अभी तो उसको मेंबर बनाया नहीं जा सकता। तो हो सकता है वो कहे कि जब तक बच्चे माइनर नहीं बनते, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, तब तक मैं इस कंपनी को संभाल रहा हूँ, ट्रस्टी हो गया, जैसे ही बच्चा बड़ा होगा मैं इसको इसके पापा की कंपनी दे दूंगा। सिचुएशनल, ठीक है। लेकिन फिलहाल सिंपल सा में बेटर है कि नॉमिनी किस लिए बनाया जाता है, कि सब्सक्राइबर की डेथ होगी तो जो नॉमिनी है उसको उस वक्त चार्ज दे दिया जाएगा। आगे क्या आ रहा है, ही शैल प्रोवाइड रिटन कंसेंट, नॉमिनी को ही लेकर जिक्र हो गया। क्या मैं किसी को भी नॉमिनी बना दूंगा? नहीं, मैंने रजिस्ट्रार को कहा ऐसा करो जी मेरे भाई को बना दो नॉमिनी, तो कहेगा रिटन कंसेंट लाओ। क्या करोगे? रिटन कंसेंट चाहिए उसकी, उसकी नॉमिनी की। इसके बाद नॉमिनी शैल गिवन द राइट टू विथड्रॉ, अब रिटन कंसेंट दे दी, नॉमिनी को लग रहा है कि भाई कोई भी ऑप्शन आ गया उसके पास जिसकी वजह से उसने कहा कि नहीं मेरे को नॉमिनी नहीं बनी रहना, वो रजिस्ट्रार को जाकर चिट्ठी लिखेगा कि भैया मुझे बख्शो। रजिस्ट्रार क्या करेगा, सब्सक्राइबर को पकड़ेगा, उसको क्या कहेगा कि तेरा नॉमिनी जा रहा है, दूसरा नॉमिनी अपॉइंट कर। यही रहेगा तो उसके पास राइट ही नहीं है कहने का। नॉमिनी बनाया था उसकी रिटन कंसेंट से, अब वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रहा है तो क्या करोगे? यू कांट फोर्स हिम, यू कांट फोर्स हिम, तभी तो कह रहे हैं कि उसको राइट दिया गया है। पढ़ा नहीं आपने? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, पॉइंट नंबर 3 ध्यान से पढ़ो। राइट वर्ड लिखा है, ऑप्शन नहीं लिखा। फिर क्या कह रहा है, जब नॉमिनी को राइट दिया गया है कि वो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है, तो मेंबर को भी राइट दे दिया कि आपको जब कभी लगे कि आपको नॉमिनी चेंज करना है तो आप भी नॉमिनी चेंज कर सकते हो विद ड्यू प्रोसीजर। रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, अगले वाले की रिटन कंसेंट लेनी है, लगा दिया। एक अच्छा, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसलिए कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखो। हम लोगों ने पढ़ा है पुराने टाइम पर, आपके बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया गया होगा ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन में किसी का नाम चेंज करना है तो उसे ऑल्ट्रेशन कहते हैं। तो बच्चों को क्या हो रहा है, मिस हो सकती है कि यहाँ पर भी तो नॉमिनी का नाम चेंज हो रहा है, तो ये ऑल्ट्रेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑल्ट्रेशन। ये मेमोरेंडम के अंदर ऑल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। देखो ये लिखा है, एनी सच चेंज, सच चेंज मतलब चेंज ऑफ नेम ऑफ नॉमिनी, चाहे वो खुद कर रहा है चाहे मेंबर कर रहा है, shall not be deemed to be alteration of the memorandum। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर सबको? आगे क्या कह रहा है, कौन कौन पर्सन और कौन कौन नॉमिनी बन सकते हैं। देखो मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया है, पहला नेचुरल पर्सन, दूसरा इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट। रेजिडेंट की एक डेफिनेशन आ जाएगी, वही है, एक ही क्राइटेरिया पहले भी आया था हमारा, एलएलपी में भी आया था ये 182 का। तो एक नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन होगा और रेजिडेंट होगा, सिर्फ वही मेंबर या नॉमिनी बन सकता है।
person who stayed in India for a period of not less than 182 days during the immediately preceding financial year. इसका मीनिंग क्या है? ये तब भी पूछा था, फिर पूछ रहा हूं. Immediately preceding the financial year, इसका मीनिंग क्या है? बताओ भाई. Immediately preceding the financial year. जो बोल चुका होगा वो दोबारा नहीं बोलना. Immediately preceding the financial year का क्या मीनिंग है? बोलो. बोल दिया था. हाँ तो जिसने नहीं बोला बोलो. अभी असेसमेंट ईयर क्या है? 22-23. फाइनेंशियल ईयर क्या है? एक्चुअली क्योंकि ना कई बार बच्चे टैक्स भी पढ़े हुए होते हैं बेटा. इनकम टैक्स के अंदर असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर अलग तरीके का होता है. हाँ, यहाँ पर देखो क्या वर्ड बोला है उसके, सुन लो. इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है इस वक्त? हम किस फाइनेंशियल ईयर में हैं? अरे कॉन्फिडेंस से बोलो ना. 22-23 तो है. मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, सुन लो मेरी बात बेटे. इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अलग है. मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ. इनकम टैक्स में 22-23 असेसमेंट ईयर और 21-22 इज फाइनेंशियल ईयर. तो 21-22 से पीछे हो गया 20-21. वो होगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कह रहा है कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा, जो भी वो मेंशन होता है कि क्वेश्चन में मेंशन होगा कि दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर. उस फाइनेंशियल ईयर से पिछले साल की बात हो रही है. यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हो रहा कि अकाउंट्स की बात हो रही है या टैक्स की बात हो रही है. यहाँ सिंपल सा जिक्र हो रहा है किसका? फाइनेंशियल ईयर. बस ये ध्यान रखना. ठीक है. हाँ जी बेटा. हाँ वो आ रहे हैं इसमें भी. उसका पॉइंट पढ़ूंगा अभी मैं. वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है. एक मिनट. ये वाला पॉइंट एक बार पढ़ दो. 120 वाला पढ़ो. क्या है 120 वाला? देख बुक पढ़ो. हाँ जी बेटे पढ़ लो. ये मुझे इसमें स्टार लगवाना था. पढ़ो जरा. तो इस पे एक छोटा सा यहीं पर आप नोट मेंशन कर लो. जो 182 डेज अभी तक हम पढ़ रहे हैं, इसमें अमेंडमेंट आकर क्या हो गया? 120 डेज. यहाँ पर इसमें मेंशन कर ले. एलएलपी में था इसमें. वहां पर अभी मेंशन नहीं हुआ. मैंने क्या कहा था कि कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं बेटे जो हमारे इंस्टीट्यूट ने अगर अमेंडमेंट कर दिए तो हम उसको मानेंगे. अगर नहीं किए तो फिर अभी नहीं मानेंगे. उसमें आप देखो उसमें है नहीं, शायद उसमें हुआ नहीं है. हाँ जी बेटा.
लिखा हुआ है इसमें, आया है अमेंडमेंट आया है नहीं, लेकिन इसमें नहीं आया ना अभी अमेंडमेंट, मॉड्यूल में आ गया है तो इसमें कहाँ आया है, आ गया है दिखाओ, दिखाओ। क्या पेज नंबर था? वन 120 कहाँ लिखा है इसमें? वही तो कह रहा हूँ, आप कौन सा कह रहे हो? पेज नंबर बताओ ना। अच्छा, आप इसी में बात कर रहे हो। नॉन रेजिडेंट कहाँ है? नॉन रेजिडेंट कहाँ है? अभी तो कर रहा हूँ, इसमें नहीं आया ना, आपके इसमें नहीं आया ना, आपकी बुक में कहाँ लिखा है नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट पूछ रहा हूँ मैं, नॉन रेजिडेंट। नहीं नहीं, इसका मतलब एनआरआई नहीं होगा भाई। वो कह रहा है, एक मिनट ठहरो, देखो आ गई है लेकिन इसमें नहीं आ रहा ना, अभी तक एनआरआई का तो मैंने तो क्योंकि अमेंडमेंट मैंने तो कल खोल कर देखा, मिला नहीं, ये तो मिल गया था 120 डेज का, तो इसमें मैं वो करना भूल गया। चलो अभी सुन लो, एनआरआई वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं, अगर आ गया है तो उसको कर देंगे, ठीक है? क्योंकि जो अमेंडमेंट आएगा वो तो फिर हमें फॉलो करना ही करना है बेटा, हर हाल में फॉलो करना है। देखो बेटा क्या कह रहा है नेक्स्ट, इसमें लिख लेते हैं। हाँ जी, इसको फोकस कर लेंगे। क्या कह रहा है, क्या एक पर्सन आज एक ओपीसी यहां बना ली, एक ओपीसी मुंबई में बना ली, या दिल्ली में रहकर मैंने अलग अलग 2 ओपीसी बना ली? सुने मैंने क्या कहा, क्या कह रहा है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। पुराने जमाने में तो फिर भी घपले हो जाते थे, अब तो हर चीज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ लिंक्ड है। जब वो अपनी डिटेल देगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि आपके नाम से तो ऑलरेडी एक ओपीसी रजिस्टर्ड है। सर इसमें दिक्कत क्या है, अगर वो एक और ओबीसी रजिस्टर कर दे? दिक्कत की बात नहीं हो रही, उन्होंने एक रखा है कि आप 1% अगर आप बना रहे हो तो आप एक बार में एक ही कंपनी आप बना सकते, समझ रहे हैं बात? हाँ अभी देखो वो भी आ रहा है, नो माइनर शैल बिकम ए मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। नॉमिनी के, अच्छा नॉमिनी का ऊपर ये देखो, और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। पनिशमेंट होती है तो ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि कॉन्ट्ररी आएगा नीचे, अगर आप कुछ भी कॉन्ट्रावेन करेंगे तो अभी पनिशमेंट आएगी, कि कॉन्ट्रावेन करेंगे तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं पेनल्टीज तो है, जब तक पेनल्टीज नहीं लगेगी तब तक आप बचोगे कहाँ, तब तक तो हर कोई करता रहेगा, अगर पेनल्टी नहीं होगी तो। फिर क्या कह रहे हैं,
जो ओपीसी है, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। मैंने भी क्या कहा था, सेक्शन 8 कंपनी है एनपीओज, जिनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर, जिनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर। तो उन कंपनीज के अंदर इनका इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, ना ही कन्वर्जन होगा। यानी आप कह रहे हो जी ओपीसी बना दो अंडर सेक्शन 8, तो आंसर है नो। आपने बना ली ओपीसी, अब आप इनसे कह रहे हो कि कन्वर्ट कर दो जी इसको सेक्शन 8 में, तो आंसर है नो। हाँ, आप ओपीसी को कन्वर्ट करा लो किसके अंदर, प्राइवेट और पब्लिक। सेक्शन 8 में नहीं करा सकते, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हो, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हो। क्या जी, ये इट इज अ प्राइवेट कंपनी, ऑलरेडी वो कह रहे हैं, लेकिन उसमें आप तब भी एक ही मेंबर थे। अब आप प्राइवेट लिमिटेड कराकर दर्जा क्या ले लोगे, अब आप 2 रख सकते, 2 से ज्यादा यानी 200 तक रख सकते, मिनिमम 2 हो जाएंगे। जब तक आपके पास एक है तो आप ओपीसी कहलाएंगे, लेकिन ओपीसी को ये कहा गया है कि डेफिनेशन वाइज कि आप अपने आप में हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट देखो, ये इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनीबॉडी कॉर्पोरेट। अब ये पूछ लेना क्या लिखा है कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सकते आप, या फिर ऐसी कोई एक्टिविटीज जिसमें आप इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज करा रहे हैं तो वो भी नहीं कर सकते, ओपीसी नहीं कर सकते, एज एन ओपीसी आप नहीं कर सकते। चैरिटी के लिए कर सकती हूँ नहीं, अभी फिर क्या पढ़ा यार सेक्शन 8, कंपनी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। अभी तो बोला है कि उसका सेक्शन 8 में भी इनकॉर्पोरेशन भी नहीं होगा, कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन दोनों एक साथ है। ध्यान से देखो, पढ़ो 9 पॉइंट, इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड कैन नॉट लिखा है। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सुन ले बेटा, फिर तुम, अब ये बेंच ठीक हो गई है तो अब आपकी लास्ट बेंच तीनों, फिर तो कहता है सर मैं यहाँ बैठूंगा नहीं, सीट खाली है। हाँ पढ़ो, बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन आ जाएगा, लिख नहीं पाओगे। बहुत सारी बातें तो कहानी पे लिखी जा सकती हैं, समझ जाएंगे, ओपीसी समझ में आ गया। जहाँ रिस्ट्रिक्शन होती है वो जरूर पढ़ लो। वैसे ओपीसी के बारे में सब डिफाइंड हो गया, ओपीसी क्या है, नॉमिनी क्या है, वो 182 डेज 120 डेज है, वो याद रह जाएगा, है ना। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सब याद हो जाएगा, लेकिन ये याद नहीं रहेगा क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट कन्वर्ट वॉलेंटरली into any kind of company unless 2 years have expired from the date of incorporation. यानी आप कब कन्वर्ट करा सकते हो, आफ्टर 2 years, 2 साल तक यू हैव टू वेट। आगे भी पढ़ लो, एक्सेप्ट भी बोल रहा है, except where the pay of shares capital in the brief beyond 50 lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period exceeds 2 crore रुपीज 2 करोड़। इसका भी देख लेंगे, इस पर भी स्टार लगा लो अगर इसमें, क्योंकि अमेंडमेंट जो है इन्हीं चीजों पर आते हैं, जहां बात अमाउंट की आती है अमेंडमेंट्स वहीं आते हैं। क्या कह रहे हैं, बियॉन्ड 50 लाख रुपीज और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स रुपीज 2 करोड़, तब 2 साल की वेट नहीं करनी, एक्सेप्ट बोल दिया। समझ रहे हैं, बताओ क्या है मीनिंग, आप कब कन्वर्ट कर सकते हो ये बोल रहा है। जब सर पहली बात 2 साल की वेट कर लो, या फिर और आगे यहाँ फिर आपका, हाँ हम
एनुअल रेटिंग से 2 करोड़ तक की है तो आप उसी टाइम पे और 50 लाख क्या है? सर पे शेयर कैपिटल है 50 लाख 50 लाख। अगर वो 50 लाख से क्रॉस कर गया या टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस कर गई तो आप कन्वर्ट करा सकते हैं। हाँ जी If one person company or any officer of such company कॉन्ट्रावेंस पर आ जाओ बेटा, जो अभी आपने पूछा था पेनल्टी। contravenes the provisions, ऊपर के जो प्रोविजंस हैं उनमें कुछ भी कॉन्ट्रावेन हुआ they shall be punishable with fine which may extend to 10,000 rupees and with a further fine which may extend to the 1,000 rupees for every day after the first during which contravention continues. यानी जब आपको कॉन्ट्रावेंस के ऊपर आपको पनिशमेंट डिसाइड हो गई है ना, मान लीजिए आज डिसाइड हो गया कि आज आपके ऊपर 10,000 रुपए का फाइन आज से लगना है, उसके बाद जितना भी आप डिले करेंगे तो पर डे का फाइन कितना बनता चला जाएगा? 1000। 10,000 तो है ही है, प्लस 1000 ऐड होता चला जाएगा। समझ रहे बात? आपने कॉन्ट्रावेन किया, मान लीजिए कोई कहता है कि मैंने 31 अगस्त को कॉन्ट्रावेन किया था। अब 31 अगस्त से कॉन्ट्रावेन करने के बाद कोर्ट में मैटर जो भी चला तो उन्होंने कहा जी हाँ जी इनकी पनिशमेंट 31 अगस्त से शुरू कर दो, तो 31 अगस्त को तो आपका हो गया 10,000 और फिर जितना भी डिले करते चले गए, डिपेंड्स ऑन द कोर्ट ऑप्शन। हाँ जी बेटा आगे। Here the member can be the sole member and director. ये तो सोल ही था, सोल प्रोप्राइटरशिप का ही तो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा था, तो अभी भी वो क्या है? सोल मेंबर और सोल डायरेक्टर ही है। इस तरह से ने इसको नटशेल किया है। ठीक है, 182 डेज 120 कहलाएगा। एनआरआई वाला एक बार कॉन्सेप्ट देख लेंगे। नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी आ जाओ बेटा। हम लोग प्राइवेट कंपनीज पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि पब्लिक कंपनी को लेकर डेफिनेशन ज्यादा नहीं है, सारी डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी को लेकर है। सारी डेफिनेशन जो फंस रही है वो किसको लेकर फंसती है? प्राइवेट, क्योंकि इसी पर रिस्ट्रिक्शन तो यही लगनी है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कैसे बनेगी प्राइवेट कंपनी, इनके ऊपर ही इफ एंड बट सारे लगे हुए हैं। ये ध्यान से पढ़ना है। और अभी हाथ क्या याद करना भी फिर से सबसे सुनूंगा। हाँ जी। Private company means a company हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। और ये कौन डिसाइड करेगा मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, जो भी उसके प्रिस्क्राइब्ड होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल डिसाइड हो जाएगी। नेक्स्ट, एंड इट्स आर्टिकल्स, उसके आर्टिकल्स क्या रिस्ट्रिक्ट करते हैं? restricts this right to transfer its shares. प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। जो आप शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं वो सारी पब्लिक कंपनीज हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स रिस्ट्रिक्शन है इन ट्रांसफर। पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी, यही तो लिख रहा है, अमाउंट नहीं है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय इट्स, जो प्रिस्क्राइब्ड होगी वो, अमाउंट डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी, आगे। Except in case of one person company. एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी का क्या था? क्योंकि वहां पर तो एक था, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। 1% में तो एक ही हो सकता है। यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर जो इसकी लिमिट है वो जाकर 2 से जाकर आगे कितनी चली जाती है? 200 तक। Provided that where two or more persons hold one or more shares. ये अच्छा पॉइंट है। आप दोनों दोस्तों ने मिलकर एक शेयर खरीदा, या आप दोनों ने मिलकर 10 शेयर्स खरीदे, या आप दोनों ने मिलकर 100 शेयर खरीदे। शेयर्स क्वांटिटी में कितने हैं? 100, लेकिन खरीदे दो लोगों ने मिलकर है, तो क्या वो 200 कहलाएंगे? यही बता रहा। The company jointly. They shall Provided that where 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for this purpose of this clause be treated as it as सिंगल। आप दोनों को अलग अलग काउंट नहीं किया जाएगा। आप सिंगल हैं
एज अ सिंगल आपके पास जितने शेयर्स हैं शेयर्स काउंट होंगे। वोटिंग राइट तो नंबर ऑफ शेयर्स पर है, किसने उसको होल्ड किया उसके हिसाब से नहीं है। हाँ जी, Provided further that person who are in the employment of the अब company. एसी बंद कर दूं? अभी कर दूं, गर्मी लगेगी फिर चला दूंगा। तेरे हाथ में है रिमोट, चिंता ना कर। बंद नहीं हो सर। हाँ जी बेटा, Provided further that person who are in the employment of the company. अब देखो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है बेटा, जो प्राइवेट लिमिटेड का एम्प्लॉय है उनके ऊपर फोकस कर रहा है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी बी, Person who having been ये दो अलग अलग बातें हैं, उनका एक कंक्लूड करके बताएगा फिर। हाँ, having been formerly in the employment of the company were फॉर्मली का मतलब है कि पहले था, इसका मतलब अब वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased. यानी जब अब उसकी एम्प्लॉयमेंट चली गई लेकिन अभी भी वो क्या है, मेंबर है, शेयर्स तो उसके पास है ना हमारे। हाँ जी, Shall not be included in the नंबर ऑफ मेंबर्स, ये जो 200 की जो क्वांटिटी है, ध्यान से सुन लो, वो जो 200 नंबर की क्वांटिटी है उसमें वो लोग काउंट नहीं होंगे जो आपके एम्प्लॉय हैं और आपके शेयर्स होल्ड किए हुए, और वो भी कौन कौन से, कि जो अभी करंटली एम्प्लॉयड हैं या फिर वो छोड़कर चले गए हैं। मेंबर जरूर कहलाएंगे बट वो 200 वाली नंबर की काउंटिंग में काउंट नहीं होंगे, ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी, यानी उन्होंने शेयर होल्ड किए हुए हैं हमारी कंपनी के, लेकिन वो 200 की काउंटिंग में नहीं है। शेयर होल्ड किए हैं, उनको डिविडेंड मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट वाला, क्योंकि इस, हाँ, हम लोगों ने मिलकर कंपनी खोली, एक प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म हो गई, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। हमने स्टाफ हायर किया और उस स्टाफ ने भी हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। शेयर्स हैं उनके पास, या किसी हाउ के सम हाउ उनके पास शेयर्स पहुंच गए। जब शेयर्स उनके पास पहुंच गए तो हमारी कंपनी के मेंबर बन गए। अब उसमें से कोई एक आध दो छोड़कर भी चले गए, लेकिन उन्होंने शेयर्स अपने सरेंडर नहीं किए, तो अभी भी वो मेंबर कहलाएंगे। जिसके पास शेयर है वो मेंबर तो कहलाएगा, लेकिन वो उस 200 की काउंटिंग से अलग है। अब ऐसा हो सकता है कि जो शेयर होल्डर्स हमारे पास हैं वो हैं 198 और एम्प्लॉइज 198, और एम्प्लॉइज हैं हमारे पास 5 जिनके पास शेयर्स हैं, तो टोटल नंबर कितने कहलाएंगे? 198 ही। आप ये नहीं कह सकते कि उस 198 में 5 जोड़ दो तो 203 हो। काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको काउंट नहीं किया जाएगा। कौन? द पर्सन अंडर एम्प्लॉयमेंट होल्डिंग द शेयर्स। टेक्निकल पॉइंट है, द पर्सन अंडर एम्प्लॉयमेंट होल्डिंग द शेयर्स will not be counted as member in counting system. member है वो, remain the members जब तक उसके पास शेयर्स हैं, बट वो जो 200 नंबर की काउंटिंग है उसके अंदर काउंट नहीं हो। ठीक है, वहां से अलग। क्लियर है पॉइंट? तो फर्स्ट पॉइंट था रिस्ट्रिक्शन लगा दी, राइट टू ट्रांसफर की। सेकंड पॉइंट में उसने हमें ओपीसी के बारे में समझाया और कंडीशंस बता दी एम्प्लॉयमेंट वाली। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है देखो, प्रोहिबिट्स इनविटेशन। ये कंपनी अपने शेयर्स के लिए कोई भी कैंपेनिंग नहीं कर सकती, कोई भी इनविटेशन नहीं दे सकती आम जनता को, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड के बारे में माना जाता है कि इट्स अ कल्ट, इट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप। ये उन्हीं ग्रुप्स को दिया जाता है, उन्हीं ग्रुप्स के पास रहेगा, उनके पास जाएगा इंफॉर्मेशन, लेकिन नॉट पब्लिकली, नॉट पब्लिकली। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? प्रोहिबिट्स एन इन्विटेशन टू द पब्लिक
आगे ना, टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर थर्ड पॉइंट खत्म होता है। लेकिन कुछ नोट है इसको लेकर, 3 छोटे छोटे पॉइंट्स जो ऊपर मेंशन नहीं थे वो यहाँ पर हमने ले लिए। क्या पॉइंट मेंशन नहीं था? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऊपर मेंशन नहीं था, हमने कहा 2 है, ओपीसी में तो 1 है ही है, ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी है, ये भी बोल दिया। आगे एक स्मॉल कंपनी जिक्र आ रहा है, स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी है, और ओपीसी तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि वो भी अपने आप में अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया? प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में स्मॉल कंपनी का जिक्र आ रहा है, तो जरा स्मॉल कंपनी एक बार हम पढ़ लेते हैं कि स्मॉल कंपनी कौन सी है। हाँ जी, बोलो बोलो। अदर देन अ पब्लिक कंपनी, क्या कह रहा है इसके अंदर? पेड अप शेयर कैपिटल शैल नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। मैंने अभी कहा है कि इसका बस सिर्फ अमेंडमेंट देखना है अमाउंट पर, विद इफेक्ट फ्रॉम 1421। हाँ जी, ये तो अमेंडमेंट ही है, तो ये यहाँ पर अमेंडमेंट आ गया। देखो, इससे पहले ये 50 लाख रुपीस था, ऊपर 50 लाख का जिक्र आ रहा था। देखो ये आ गया कि ये कितना हो गया, ये 50 लाख की जगह 2 करोड़। नीचे देखो, जो टर्नओवर की बात हुई, जो टर्नओवर थी हमारी 20 करोड़ की, 20 करोड़ हो गई, और उससे पहले क्या थी टर्नओवर नीचे? 2 करोड़। यानी 50 लाख बन गया 2 करोड़, और 2 करोड़ बन गया 20 करोड़। ये स्मॉल कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी के लिए अमेंडमेंट आ गया, तो वहां पर स्टार लगा लो अपने बुक में। एक्सेप्शंस क्या हैं? ये जो क्लॉज है, ये सिंपल सा, जहां ज्यादा आएगा बताओ। एक्सेप्शंस क्या है बेटा? देखो, दीज क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू, कौन कौन सी कंपनी पे? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि ये प्राइवेट कंपनी वाला क्लॉज होल्डिंग एंड सब्सिडरी पर क्यों नहीं लगता। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 हमने पहले कह दिया था, वो अलग तरह की कंपनीज है, वो बिल्कुल अलग रहेंगी। अ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, तो एनी स्पेशल एक्ट भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब आती है बात पब्लिक कंपनी। क्लियर? प्राइवेट कंपनी का अमेंडमेंट क्या है? 50 लाख की जगह 2 करोड़, और 2 करोड़ की जगह 20। आगे आ जाओ। हाँ जी, जो प्राइवेट कंपनी में सेकंड पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट बताता है, वो पॉइंट बी, सेकंड पॉइंट का बी। हाँ सुन लो, फिर से बता रहा हूँ, एक पिक्चर से सुन लो। मैंने कहा हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमारे पास स्टाफ है, उन स्टाफ ने भी शेयर्स लिए हुए हैं, हमने दिए हुए स्टाफ को शेयर्स, क्योंकि हमने कहा प्राइवेट लिमिटेड में तो हमारे राइट्स में होता है कि हम किसको किसको शेयर्स देंगे। हमारा 10 का स्टाफ था, 10 को हमने शेयर्स दे दिए, मान लो सबको एक एक शेयर दे दिया। उसमें से 5 एम्प्लॉय छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने मेंबरशिप गिव अप नहीं की, शेयर उन्होंने अपने पास ही होल्ड किए हुए, तो वो हमारे मेंबर्स कहलाएंगे। बट ये दोनों तरह के शेयर, अब 2 तरह के शेयर हो गए, मेंबर हो गए। एक तो वो जो 5 अभी भी वर्किंग है, और एक वो 5 जो छोड़कर चले गए। 2 तरह के हो गए ना एम्प्लॉइज। नहीं समझी? मैंने कहा कि हमने स्टाफ हायर किया, एम्प्लॉइज हायर किए 10, सभी को एक एक शेयर दे दिया। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो एम्प्लॉइज को शेयर दिए जाएंगे वो 200 की काउंटिंग में नहीं आएंगे, तो 200 अलग है, ये अलग है। अब इन्हीं 10 का जिक्र कर रहा हूं। इन 10 में से 5 तो शेयर हैं ही जो अभी हमारी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, 5 मेंबर्स, 5 एम्प्लॉइज, लेकिन 5 छोड़कर चले गए, पर वो अभी भी मेंबर है, उन्होंने शेयर्स गिव अप नहीं किए। ये उनकी बात कर, सेकंड पॉइंट उनसे रिलेटेड है, तो ध्यान से पढ़ो। पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ये पहले पुराने टाइम में हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज थे। वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, जिस वक्त वो एम्प्लॉय थे उस वक्त हमने इनको शेयर्स दिए हुए थे, तो मेरी कंपनी में ये मेंबर भी थे, एम्प्लॉय भी थे, मेंबर भी थे। लेकिन फॉर्मली लगाया तो इसका मतलब ये एम्प्लॉय नहीं है। एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर,
एम्प्लॉय तो हट गए, लेकिन वो जो मेंबर का जो दर्जा मिला हुआ था अभी वो उनके पास है, क्योंकि उन्होंने शेयर सरेंडर नहीं किए। तो उनके शेयर्स का हम 100 में काउंट करेंगे। नहीं, इन दोनों के लिए कह रहा है, ए और बी दोनों ही। नीचे लिख रहा है ना, शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट की रीजन की वजह से जिनको शेयर्स एम्प्लॉयमेंट के से मिले। तो सिंपल सा नटशेल ये है कि जिस भी एम्प्लॉय को शेयर दिए गए हैं वो 200 की काउंटिंग में नहीं होंगे अभी, चाहे वो हमारे यहाँ वर्किंग है चाहे। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर? जो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए आपने प्राइवेट लिमिटेड लगता है। हाँ जी, ओपीसी प्राइवेट है उससे लास्ट आ गया। आप ओपीसी लिख सकते हो, बिल्कुल। हाँ, वो तो हमने पढ़ाई था, उसमें ओपीसी लिख सकते हैं। प्राइवेट क्लियर? प्राइवेट कंपनी के बाद दूसरा पब्लिक कंपनी। क्या कह रहा है बेटे? पब्लिक कंपनी, मैंने कहा था डेफिनेशन सारी प्राइवेट की है, पब्लिक की ज्यादा डेफिनेशन नहीं है। उसको सिंपल सा क्या लिखा है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। और उसकी भी मिनिमम फेयर शेयर कैपिटल क्या होगी? ठीक है जी। उसके बारे में भी क्या लिखा है, एज अ मिनिमम पेड शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब। सेम सेंटेंस वहां भी था, सेम सेंटेंस यहाँ भी। प्रोवाइडेड दैट, फिर कंडीशन क्या लग रही है, पढ़ो। कंडीशन क्या लग रही है ये ध्यान से सुनो, Provided that a company which is a subsidiary of a company. ध्यान से पढ़ना है बेटा। ये जो टेक्निकल है वहां पर मैं अलर्ट कर देता हूँ, ये वो वाला पॉइंट है, इतनी इजीली समझ नहीं आएगा हर किसी को, कुछ जल्दी से भी समझ जाते हैं, लेकिन ये पढ़ना है। जैसे वो एम्प्लॉय वाला नहीं समझ में आ रहा था ना, तो इसको भी ध्यान से समझ लो, ये वैसा सही है, गोल गोल घुमा घुमा कर बोला गया है। पढ़ो, Not being a private company. फिर से पढ़ो बेटा। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी। Not being a private company. Shall ये क्या मतलब है, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी? private company. किसको एड्रेस कर रहा है ऊपर में से? हाँ, गुड, ध्यान से सुनो क्या लिख रहा है, अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी। दो है यहाँ पर दो जिक्र आ रहे हैं, एक सब्सिडरी और एक कंपनी। एक सब्सिडरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी होगी ना, किसकी होगी, होल्डिंग की। तो यहाँ दो कंपनी का जिक्र हो रहा है, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। अब मुझे बताओ, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी किसके लिए कह रहा है, होल्डिंग के लिए कह रहा है। समझ गए बात को, यानी प्राइवेट कंपनी होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती। आगे, Shall be deemed to be public company. शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। जो सब्सिडरी कंपनी है वो भी पब्लिक कहलाएगी, अगर वो प्राइवेट भी है तो भी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसके अंदर, आगे समझ, वेरी गुड। हाँ जी, For the purposes of this फॉर द act, पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर, such subsidiary company continues to be a private company in this article. हमारे होल्डिंग और सब्सिडरी के रिलेशनशिप से तो वो बन गई पब्लिक कंपनी, जबकि उसके आर्टिकल भी इसको क्या बता रहे हैं कि वो प्राइवेट है। क्लियर? हाँ, नहीं, अभी अभी वो आर्टिकल्स में प्राइवेट ही है, उसको दर्जा पब्लिक का दे दिया गया क्योंकि उसको होल्ड किसने कर लिया, पब्लिक कंपनी। आर्टिकल्स में प्राइवेट ही है भाई साहब, अभी उसको लेकिन पब्लिक का दर्जा मिल गया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, सारा चेंज करना पड़ेगा, अगर उसने शेयर्स इशू करनी है तो। ऐसे नहीं कर पाएगी शेयर इशू। अगर सब्सिडरी कंपनी बन गई है पब्लिक कंपनी की तो उसको वो दर्जा मिला है। हाँ जी बेटा, Public company significant points. It is not a private company. अब इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उनको ये अलग से डिफाइन कर रहा है बेटे, ध्यान से सुन लो। It is not a private company. Articles do not have the restricting clause. Shares freely transferable.
No minimum paid up capital requirements. Minimum number of members 7. Minimum number of members maximum number of members limit. Subsidiary of a company is deemed to be a public company. Subsidiary of a public company is deemed to be a public company. According to section 13, 318. a company may be formed for any lawful purpose by 7 or more persons, where the company is to be formed is to be public company. Is formed to be a Public public company. company. तो पब्लिक कंपनी तो ज्यादा मुश्किल नहीं है. सही कह रही है वो. कई बार ऐसे क्वेश्चन देखो, सब्सिडरी कंपनी तो कोई भी हो सकती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, लेकिन होल्डिंग कंपनी सिर्फ पब्लिक ही हो सकती है. ये कहना चाह रहे हैं, समझ गए. कई बार होता है क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए तो मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ कि वहां पर जब लिखा हुआ आता है तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं. ये ध्यान से समझना है. नटशेल क्या है? नटशेल क्या है? दो तरह की कंपनी है, होल्डिंग और सब्सिडरी. सब्सिडरी कंपनी तो कोई भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, लेकिन जो होल्डिंग कंपनी है वो सिर्फ पब्लिक ही हो सकती है. होल्डिंग कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती. समझ गए. और अगर प्राइवेट कंपनी को होल्डिंग कंपनी ने कंट्रोल कर लिया तो उसको दर्जा मिल गया पब्लिक का, ऑल्दो उसके आर्टिकल सब उसे प्राइवेट ही मानते हैं. ठीक है ना. उसमें उन्हें कन्वर्जन का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा. क्लियर है पॉइंट. अब हम आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. तो ये ऊपर जो जिक्र हुआ थोड़ा सा नीचे और एक्सप्लोर होकर जिक्र होगा. होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. हाँ जी बेटा, दो तरह की अलग अलग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी अलग और सब्सिडरी कंपनी अलग. क्या कह रहा है पहला? एक कंपनी को होल्डिंग कंपनी कब कहा जाएगा, ये ध्यान से समझ लें. मोर अदर कंपनी, यानी उसका एक रिलेशनशिप बता रहे हैं कि जब मार्केट में वन और मोर कंपनीज के साथ जब उसकी रिलेशनशिप बनी तो उस रिलेशनशिप में क्या कह रहा है, मीन्स वो नीचे डिस्क्लोज ये करेगा कि भाई कितना परसेंट की बात अभी नहीं बता रहा. वो कह रहा है कि इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी जो है अपने साथ कई सब्सिडरी कंपनीज रख सकता है. ध्यान से सुनो. अब कह रहा है सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप किसी दूसरी कंपनी के साथ जो कि होल्डिंग कंपनी है, जो कि होल्डिंग कंपनी है. कब होगा? सब्सिडरी कंपनी कब कहलाएगी सब्सिडरी? जब उसका कंट्रोल, किस चीज का कंट्रोल? द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. हम कल जब जिक्र कर रहे थे वो नॉर्दर्न वाले में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल किसके हाथ में था? जर्मन्स के हाथ में था. तो इसलिए उसे एनिमी कंट्री, एनिमी कंपनी कहा गया. हाँ जी. तो पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिसाइड किया जाएगा, दूसरा मोर देन वन हाफ. सीधा बोल दिया उसने, मोर देन हाफ, यानी 50% से ज्यादा, 50.5 जो भी है, अगर उसके पास चला गया तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी. किसका मोर देन हाफ? वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद. ये एग्जाम्पल से समझाएंगे. वन और मोर सब्सिडी कंपनी कैसे, मतलब जैसे ए है, इसका एक छोटा बताते हैं. चलो, जैसे मान लीजिए एक ए कंपनी है और ये होल्डिंग कंपनी है और बी जो है इसकी सब्सिडरी कंपनी है. इसका मतलब इसके पास इसके 50% से ज्यादा है, वोटिंग राइट पर चल रहे हैं. दूसरी तरफ एक सी कंपनी है. सी कंपनी के पास ए ने होल्ड किए हुए हैं मान लीजिए 40%. तो क्या इसके पास इसकी मेजोरिटी आई? नहीं आई. लेकिन बी ने 20% होल्ड कर लिए. अब कितनी हो गई? 60%. यानी एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी की मदद से किसी तीसरी कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी बना सकती है. ठीक है, ये एक एग्जांपल. अब दूसरा देखो, ए सुन लो बेटा, ए है होल्डिंग कंपनी
उसका बी पर कंट्रोल है, मान लीजिए 60% शेयर थे। एक तीसरी कंपनी है सी, बी के पास सी कंपनी के 80% शेयर हैं, तो ये किसकी सब्सिडरी हो गई? बी की सब्सिडरी हो गई। और बी किसकी सब्सिडरी है? तो ए के पास ऑटोमेटिकली सी भी आ गई। ए के पास ऑटोमेटिकली सी का कंट्रोल भी आ गया। तो ये तो इजी है ना, अकाउंटेंसी जहां जाती है वो तो एकदम से क्लियर हो जाता है। हाँ, अब इसमें तो एग्जाम्पल बन ही सकते हैं, जहां बात परसेंटेज आ गई तो और आसान से बन जाता है, लेकिन जहां आपके केस स्टडी है वहां पे एग्जाम्पल तो बना ही नहीं सकते। हाँ जी बेटा, ये सबको समझ आ गया। एक सब्सिडरी कंपनी के ऊपर होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल दो तरीके से हो सकता है, या तो बोर्ड कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स पर कंट्रोल आ जाए, या फिर आधे से ज्यादा आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाए। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, फिर से वही कुछ कंडीशन यहाँ पर भी लग रही है। क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट Such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such members as may be prescribed. इसका मतलब क्या है? What is a ये जो लेयर्स होती हैं, सब्सिडरी के ऊपर एक होल्डिंग, उसके ऊपर एक होल्डिंग, ये लेयर्स हमारी एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, इससे ज्यादा वो नहीं हो सकती कि कितना। तो इसलिए इसमें अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही उन्होंने बताया है कि बस आप वो जो लेयर्स है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, किसने? एक्ट ने। तो कितनी लेयर्स होंगी वो एक्ट डिसाइड करेगा, वो लेयर्स है ना। सी के ऊपर बी का कंट्रोल, बी के ऊपर ए का कंट्रोल, तो ये लेयर्स कहलाती है। वो लेयर्स का कंट्रोल किसके हाथ में है? एक्ट के हाथ में। हाँ जी, for the purpose of this section, a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company, even if the control referred in subclause first or subclause is of another subsidiary company of the holding सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 वही है, डायरेक्टर और ये वाले, ये सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, इसी के हिसाब से कंट्रोल डिसाइड होता है। आगे फॉर दिस पर्पस क्या? सेकंड, The composition of the company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company, by exercise of some power exercisable by it as its discretion, can appoint or remove all or a majority of ये कब डिसाइड होगा कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन पर कंट्रोल है? वो बता रहा है, वो कह रहा है जब आपके पास ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर्स आ गई, जब एक कंपनी के पास ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर्स आ गई, यानी अपने डिसीजन वाली पावर आ गई कि वो जब चाहे जिस डायरेक्टर को हटा दे, जब चाहे कंपोजिशन चेंज कर दे, उसको कहते हैं कि आपके पास कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स की पावर आ गई। ये जूम प्रो भी कुछ आगे, हाँ जी बेटा। द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनीबडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी जो कॉर्पोरेट है उसी को कंपनी का दर्जा दिया गया है। लेयर इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी मीन्स इट्स सब्सिडरी और सब्सिडियरीज, जो मैंने कहा था ना, सी के ऊपर बी का कंट्रोल, बी के ऊपर ए का कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड लेयर्स। ये आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 खुद से पढ़ लीजिए सेल्फ, जिसको समझना है बताइएगा। 2, 3, 4 अपने आप से पढ़ना है बेटा। एग्जाम्पल 2, 3, 4।
किसी को भी डाउट आया किसी में? No, sir. Sir, वही एग्जाम्पल्स हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ वही एग्जाम्पल्स हैं। वही चलो, मैं चाह रहा था ना कि मतलब पढ़ने से भी पता हो ना, कि पता चला मैं बता रहा हूँ तो आजाद हो गया, लेकिन पढ़ने से मुश्किल लग रहा है, वो नहीं होना चाहिए। आगे देखो क्या होता है कि कुछ सवालों के आंसर आगे भी आ जाते हैं। जैसे अगर कोई कंफ्यूज बाई चांस हुआ भी होता तो यहाँ पर बता रहे हैं कि स्टेटस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। क्या कह रहा है स्टेटस देख कर बताओ, बताओ पढ़ो। in view of section 2, clause 71, a private company which is subsidiary of public company shall be deemed to be the public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company. Article. सिंपल है, वही दोबारा लिख दिया उसने, थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिख दिया और कुछ नहीं। उसका स्टेटस वही रहेगा, अभी तो पब्लिक बन गया है लेकिन अभी आर्टिकल्स में वो प्राइवेट ही है। अगर उसे अपने आप को पब्लिक बनाना है तो फिर तो वो कन्वर्जन के प्रोसेस उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ये तो था होल्डिंग एंड सब्सिडरी। एसोसिएट यहाँ पर आ रहा है उसी तरीके की बात, इन्फ्लुएंसिंग यहाँ पर बात आ रही है ना, इन्फ्लुएंसिंग शेयर। ऊपर तो कंट्रोल शेयर था 50% से ज्यादा, यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग शेयर की बात कर रहा है, तो उसकी डेफिनेशन को समझना है। हाँ जी, Associate company section 2 subsection 6 in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence, but which is not a subsidiary company of a company having such influence and includes a joint venture company. देखो बेटे, दो वर्ड्स का इसमें फोकस्ड है एक्चुअली इस डेफिनेशन में, एक तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और एक जॉइंट वेंचर। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे दोबारा तो आसान लगेगी। पहले सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और जॉइंट वेंचर को समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। हाँ जी बेटे, फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस क्लॉज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या कह रहा है, एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स, यानी आपके पास कम से कम 20% शेयर हैं टोटल वोटिंग राइट के, आप क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, आप सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सेकंड, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर तो आप लोगों ने अकाउंट्स में भी थोड़ा सा सुना ही होगा। यहां पर क्या कह रहा है, मींस जॉइंट अरेंजमेंट। क्या हो रहा है ये, जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव द राइट्स टू नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। कितना डिस्टर्ब हो रहा है, तो जा फिर तू जा जा जा, नहीं सबकी क्यों कर रहा है, मतलब ये तो कोई बात नहीं है कि तूने सबका ठेका ले रखा है। अब तेरे से देख कितना प्यार है, मैं तुझे कितना कह रहा हूँ कि तू जा सकता है। बाकी सब कह रहे होंगे हमसे नहीं कर रहे सर, इसका मतलब हमारे को बिठा कर रखेंगे हैं। चल, दो चीजें, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का पर्पस क्या आ रहा है, जॉइंट अरेंजमेंट को लेकर आ रहा है। एक बार इसे पढ़ लो। ये दोनों क्या कर रहे हैं पीछे, अकाउंट्स पढ़ रहे हो क्या? कैलकुलेटर में खेल रहा है, तो परसेंटेज निकाल रहा है कैलकुलेटर में। बेटे लॉ के पेपर में तो लॉ ही करना पड़ेगा, वहाँ कुछ भी काम नहीं आएगा, लॉ में तो लॉ ही काम आएगा। एक्चुअली ये ना, आप जिस एज में हो ना, इस एज का एक वहम होता है कि घर जाके पढ़ लेंगे, ये वहम होता है। मैं बता दूं आपको, जो टीचर बकबक करता है सिर्फ उस बकबक को भी सुन लो ना, अगर आप सिर्फ बकबक को सुन लो और कुछ ना करके जाओ तो भी 25-30 नंबर ले आओगे उस बकबक के आधार पे सुनने में। तो तू तो सुन भी नहीं रहा ना,
तो सर आगे मैंने कहा कुछ भी मत पढ़ो, लेकिन सिर्फ बकबक सुन लो। अब बकबक सुनोगे, घर जाके पढ़ेगा भी तो सही ना, ये भी तो जिम्मेदारी है। अब वो तेरे आगे बैठ गया हाइट वाला बंदा, तो इसलिए तुम दोनों दिखाई रहे, फायदा उठा रहे हो। हाँ, तुम इसकी आड़ में आराम से कैलकुलेटर, है ना, चाहे डिस्कशन कर रहे हो लेकिन अदर देन लॉ कर रहे हो, इतना पता है। टीचर को सब पता होता है। हमें बड़े खुश होते हैं, जब मैं कभी स्टूडेंट रहा हूँ ना, तो हम बड़े खुश होते थे, देखो आज टीचर को मूर्ख बना दिया हमने, है ना। चुपचाप टिफिन खा लिया, या चुपचाप मैंने पढ़ा रहे हैं बीएस क्या बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स का होमवर्क चल रहा होता था नीचे, क्यों? क्योंकि अब अगले अगले पीरियड में कॉपी चेक होनी। हमने भी सब किया ये काम, और बड़ा सोचते थे कि टीचर को मूर्ख बना लिया। लेकिन जब हम टीचर बने तो हमें ये पता होता है कि क्लास में चाहे 50 बैठे हो, चाहे 20 बैठे हो, चाहे 150 बैठे हो, टीचर की विजन अलग तरह की हो जाती है। जब इस कुर्सी पर आप बैठोगे ना, तो आपका विजन भी अलग हो जाएगा। एक एक बच्चा नोटिस हो रहा होता है, एक एक बच्चा कौन क्या कर रहा है, कितना एफर्ट्स कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, सब दिख रहा होता है। तो होता क्या है कि स्कूल का टीचर थोड़ा पर्सनल हो जाता है। हमें जरूरत नहीं है पर्सनल होने की, फ्रैंकली कड़वा सत्य है ना। स्कूल वाली ना तो आप लोग हमें वो दोगे रिगार्ड, ना झेल पाओगे। आप झेल भी नहीं पाओगे ना, स्कूल वाली पनिशमेंट तो यहाँ पे झेल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम भी बिल्कुल इस चीज में प्रैक्टिकल होते हैं कि ठीक है यार, बच्चों को इतने समझदार तो हो गए, 18 या 18 के आसपास तो है ही है कम से कम, तो इतने तो समझदार खुद ही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर क्लास में अटेंटिव ना हो तो कुछ दिमाग में ना जाए। क्लास में अटेंटिव होने से दिमाग में कुछ तो घुसता ही घुसता है। तो आज भी खत्म नहीं हो पाया, मैं चक्कर में था खत्म कर दूं। सर ये 6 ऑलरेडी हो जाएगा। हाँ, ये वाला तो हो ही जाएगा। ये तो हो ही गया। हाँ जी बेटा, द टर्म टोटल शेयर कैपिटल, द टर्म टोटल शेयर कैपिटल मीन्स, आज भी टेस्ट है क्या? नहीं सर, ठीक। सर कभी नहीं नहीं, फिर मैं ऐसा करूंगा, सर से बोल दिया करूंगा कि रोज ही टेस्ट रखूं, फिर कम से कम भागने की नहीं रहेगी ना, फिर तसल्ली से आपको रहेगा। वो कह दिया था कि मेरे को छुट्टी कर दो। हाँ जी बेटा, क्या कह रहा है देखो, पढ़ो जरा। अच्छा पीछे आप ही पढ़ दो, चलो। Joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. एक्चुअली बेटे, जहां पर जॉइंटली एसेट्स को यूज करने के राइट्स आ गए, उसे कहते हैं जॉइंट अरेंजमेंट हैव राइट्स टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। ये उस चीज को जॉइंट वेंचर कहता है। शेयर कैपिटल का क्या मीनिंग है यहाँ पर? इसमें मेन चीज आपकी वही रहेगी, 20% वाला सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाली बात इसमें मेन चीज रहती है एक्चुअली। हाँ जी, नेक्स्ट, द टर्म टोटल शेयर कैपिटल मींस एग्रीगेट ऑफ व्हाट? कन्वर्टिबल कैपिटल। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर भी एक डेफिनेशन इंसर्ट हुई है, इसको एक बार आप सभी लोग पढ़ लो, फिर डिस्कस करेंगे। एक बार सभी लोग पढ़ लो, ये नया इसके अंदर एडिशन हुआ है, आपकी बुक में भी है।
हाँ जी, फिड्यूशरी कैपेसिटी बेटा, बेसिकली फिड्यूशरी का मीनिंग चलता है मेन ट्रस्ट पर, गुड फेथ, ट्रस्ट जिसे कहते हैं उसको ही। इसमें एक वर्ड फिड्यूशरी रिलेशनशिप भी आएगा, अभी नहीं आ रहा, वो आगे आएगा। फिड्यूशरी रिलेशनशिप में भी, और पीछे भी आया था, हमने जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तब भी आया था फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तो खेल है ट्रस्ट का वहां पर। ट्रस्ट इतना कि आप सामने वाली पार्टी पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो भी एक्टिविटी आप वो करेगा आप उसके ऊपर फेथ करेंगे, या आप करेंगे तो वो आप पर फेथ करेगा। इसे कहते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप। हमने तब था ना कि वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा सकता है, वो टीचर कर सकता है ना, कोच, टीचर्स, गाइड, हाँ, डॉक्टर, एडवोकेट। फादर की तो फिड्यूशरी भी है और वैसी भी है उसकी तो। हाँ जी बेटा, तो क्या कह रहा है, वाइड जनरल सर्कुलर नंबर इतना इतना डेटेड दिस दिस दिस, ये तो डेट हो गई, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भी कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसके लिए मिनिस्ट्री का नाम क्या है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना, जानते सारे लोग, एमसीए के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई बिजनेस के लिए या कंपनीज के मैटर में अगर कोई लॉ बनना होता है तो इसमें किसको अप्रोच किया जाता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। उन्होंने सीधा क्लैरिफाई कर दिया दैट शेयर हेल्ड बाय कंपनी इन अनदर कंपनी, शेयर हेल्ड बाय कंपनी इन अनदर कंपनी, क्योंकि हम ये बात किसकी कर रहे हैं, दो कंपनीज की बात हो रही है, तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में शेयर होल्ड किए हुए हैं। इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी, इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी shall not be counted for the purpose of determining the relationship of associate company। ये बेटे वहां पर मेंशन होता है ये सब चीजें कि ये जो आ रहा है ये फिड्यूशरी कैपेसिटी में है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। किस चीज के लिए, एसोसिएट कंपनी का। मुझे 20% की होल्डिंग वाली बात आ रही थी, जो कैप लगा हुआ है उस कैप के लिए काउंट नहीं होगा अगर किसी के पास शेयर्स एज अ फिड्यूशरी कैपेसिटी। ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, अंडर सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये मैं बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या है सर। ये इसलिए होता है बेटा कि जब मैं एक कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ या एक कंपनी चल रही है, आप देखते भी होंगे मार्केट में आता है ऐसा कि कभी कभी किसी कंपनी को सपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसा कब होता है, कंपनी को सपोर्ट की जरूरत होती है तो पता चला कि एक दूसरी कंपनी ने उसके 20% शेयर या 25% शेयर इनटेक कर लिए, जस्ट इन फिड्यूशरी कैपेसिटी। तो वो वहां पर उसका एसोसिएशन वाला सिस्टम नहीं बनेगा। वो कह रहा है कि वो तो फिड्यूशरी कैपेसिटी में है, क्योंकि यहाँ तो हो सकता है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। अभी आप जब देख सुन रहे होंगे सत्यम का हुआ था, हालांकि सत्यम तो खत्म ही होकर वो महिंद्रा के पास चली गई थी, उसका सिस्टम अलग है। लेकिन मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई कंपनी गवर्नमेंट चाहती है कि बंद ना हो, ये जरूरी है हमारे कंट्री के लिए, और उसको जरूरत है किसी की सपोर्ट की, तो किसी दूसरी कंपनी को कह दिया, रिलायंस को कह दिया, किसी को भी कह दिया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई आप इसके अंदर थोड़ा सा इंटेक डालो, क्योंकि जब इंटेक डालोगे तो ऑब्वियसली शेयर बिकेंगे उसके, और रिलायंस पीछे खड़ा हो जाएगा तो लोग का ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उसको उसकी एसोसिएट नहीं कहा जाएगा कि वो रिलायंस की एसोसिएट नहीं। कहीं आप ये सोच लो जी इसमें तो मेरा 21% शेयर आ गया तो मैं नहीं, वो कह रहा है वो सिर्फ फिड्यूशरी कैपेसिटी है, इसको साइड रखा जाएगा। ये किसने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ऐसा बेटा होता है बहुत सारी जगहों पर, आप देखते होंगे। जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त पावरफुल हो, कई जगह आप थोड़े से कम पड़ते हैं तो आप उस वक्त सपोर्ट मांग रहे होते हैं। खास तौर पर न्यू कंपनी या कंपनी लॉस में चल रही हो, कई कुछ भी हो सकता है। ये तो परसेप्शंस है, ये परसेप्शंस है, ठीक है। मतलब एक एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ भी सिचुएशन आ सकती है, कभी भी आ जाती है। इतनी कंपनियां जो बंद हो रही है, कई कई साल चलने के बाद बंद होती है, ऐसा क्या हो जाता है समझ में नहीं आता।
आज इतना ही रखते हैं।